गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, द माइक्रो स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक देख लिया था, उसके बहुत सारे केसेस देख लिए थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19, उसके बहुत सारे केसेस, और कोशिश करेंगे कि और आगे बढ़े, लेकिन देखेंगे कि अपने निर्धारित समयानुसार कितना हो पाता है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 19 ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर एक बार ये फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद बहुत आसानी से हम लोग अन्य टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए और कक्षा को नियमित रूप से फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? कहता है आर्टिकल 19 के मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो कह रहा है कि मूल संविधान जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था, मतलब संविधान जब हम लोगों का बना था, उस समय संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख था उसमें, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फिर सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई और सब क्लॉज जी। सब क्लॉज एफ को हटा दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 वर्तमान में हमारे संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो हैं, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से अपने टॉपिक को कवर करेंगे और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, टॉपिक को लिख भी रहे होंगे। क्योंकि देखिए, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, लिखते रहिए। जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अंततः हैंड नोट्स ही काम आता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें देखेंगे क्या है, कह रहा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमको अपने बातों को रखने की आज़ादी है, ठीक है। हमको बोलने की आज़ादी है, हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं। अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाने की मतलब पूरी स्वतंत्रता है, और ये हमको संविधान हमें अधिकार देता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। इसी में हम लोग देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता, आगे देखेंगे जब हम उसकी आलोचना कर रहे होंगे और उसके महत्व बताएंगे, उस समय देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी,
ये क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी कहता है कि सॉरी, कह रहा है कि क्रांतिपूर्ण और शस्त्र रहित क्रांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। क्रांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है क्रांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब हम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है, हम लोग क्रांतिपूर्ण कर सकते हैं, मतलब अपने आवाज़ को, लेकिन विद्रोही बनकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कर शस्त्र रहित, हम अपने सम्मेलन को हिंसात्मक तरीके से न करके अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। मतलब सरकार के खिलाफ अगर कोई भी हमको सम्मेलन करना है, चाहे किसी के भी खिलाफ, तो हम उसको शांतिपूर्ण करेंगे। ठीक है, अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, कह रहा है संगठन बनाने तथा सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगठन बनाने और तथा सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के तहत। मतलब हमको कोई भी हम संगठन बना सकते हैं या कोई भी सहकारी संस्था बना सकते हैं। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता हमको संविधान देता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के तहत। फिर कह रहा है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी। ठीक है, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब भारत में हम किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य में या किसी भी यूटी में हम आ जा सकते हैं। ये हमको संविधान अधिकार देता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी के तहत। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई जैसे आप कहीं जाते हैं किसी स्टेट में और कोई बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा अधिकार है, हमें संविधान ने ये अधिकार दे रखा है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, उसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, मतलब भारत में कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, बस जाने की स्वतंत्रता। मतलब आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई के तहत भारत के किसी भी स्टेट में हमको निवास करने, मतलब वहाँ पे हम जाकर रह सकते हैं और वहाँ पे बस भी सकते हैं। ये हमको कौन सा आर्टिकल के तहत अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई के तहत। ठीक है, हम किसी भी राज्य में जाकर के बस सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे छठा कौन सा है, कह रहा है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी।
मतलब भारत में कहीं कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। मतलब आप लोग लिख लीजिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, समझे, कोई भी काम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है कि हम उस कोई भी व्यापार को या कोई भी पेशा कोई भी काम कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये मेरे ऊपर, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी पेशा हो जिससे रोजी रोटी चलती है, ठीक है। अब कोई भी पेशा का मतलब ही नहीं कि अब उसको निगेटिव आप लोग ले लीजिएगा। निगेटिव जैसे कहने का मतलब है कि अब जाके उग्रवादी बन जाइए, किसी के ऊपर बम फोड़ दीजिए, ऐसा थोड़े है, ये पेशा थोड़े है, ये तो मतलब टेररिज्म हो गया। पेशा मतलब है कि एक अच्छा व्यवसाय करना, व्यापार करना, ठीक है। तो उसको हमको आज़ादी है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत, ठीक है। तो एक एक करके देख लिए हम लोग। लेकिन देखिए फिर कह रहा है कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं, इतनी सारी स्वतंत्रताएं, ये सारे स्वतंत्रताएं क्या हैं, असीमित नहीं है, ये लिमिटेड है, सीमित है, कि आप एक दायरे में रहकर ही इन सभी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मत समझिए कि ये सारी जो है इनको मतलब इन पर सीमाएं भी है। तो हम एक एक करके इन सभी पर सीमाएं देखेंगे कि इन पर कौन कौन सी सीमाएं लागू होती है, ठीक है, कि किस समय इनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इन पर सीमाएं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी सीमाएं और उन पर सीमाएं, ठीक है। तो इस पे कितने प्रकार की सीमाएं हैं, इस पर मूलतः 8 प्रकार की सीमाएं हैं। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की सीमाएं, ठीक है। कौन कौन सी सीमाएं हैं हम यहाँ पे देखेंगे। भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता और अखंडता, अखंडता, ठीक है। फिर कह रहा है राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा। फिर अंतर्राष्ट्रीय देशों से या विदेशी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध, मित्रतापूर्ण संबंध, ठीक है। नंबर 4 क्या है, सदाचार या नैतिकता, लोक व्यवस्था, ठीक है।
लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, ठीक है, मानहानि। नंबर 8, अपराध के लिए उकसाना, ठीक है। 8 प्रकार की इस पे पाबंदियां लगाई गई हैं। मतलब इतने जो 8 प्रकार की ये जो सीमाएं हैं, ये इन पे आप इस विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं इस पे लागू नहीं होती है। अब जैसे है भारत की संप्रभुता और अखंडता, मतलब देश अपना जो है, भारत देश जो है अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, और उसकी अखंडता, अगर उस पे आप बात करेंगे जो भी है, तो क्या है कि आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसके विरोध में बात नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है राज्य की सुरक्षा। अब राज्य की सुरक्षा से मतलब है कि हमारे आंतरिक विद्रोह हैं, या फिर जैसे बाह्य आक्रमण हो चुका है, कुछ आतंकवादी जो है हमला कर दिए हैं, तो आप उस समय उन चीज़ों को नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे राज्य की सुरक्षा, ठीक है। राज्य की सुरक्षा में भी इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी जाती है। फिर करें अंतर्राष्ट्रीय देशों से या विदेशी देशों से राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध। अब विदेशी राष्ट्रों से जो हमारे संबंध है, कौन सा संबंध, जैसे किस प्रकार का हमने उससे वायदा किया है, किस किस चीज़ों पे हस्ताक्षर किए हैं, वो गुप्त होता है, 2 राष्ट्रों के बीच में वो गुप्त होता है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी स्वतंत्रता क्षीण है, ठीक है, कम है, नहीं है। फिर कह रहा है सदाचार और नैतिकता, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे कोई नैतिक कार्य है, उसको आप इस नैतिक कार्य के लिए अगर ठीक है, तो उसको सदाचार और नैतिकता पे आप उसको कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं लोक व्यवस्था। अब लोक व्यवस्था मतलब कहीं प्रशासनिक कठिनाई है, वहाँ पे इस अगर जैसे कुछ उपद्रव हो चुका है, तो उसको रोकने के लिए तो इस पर सीमाएँ लगाई गई है। फिर कह रहा है कि आप न्यायालय की अवमानना। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप न्यायालय, जैसे उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इन सब की आप अवमानना नहीं कर सकते हैं, इनका अपमान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लागू लगाया जाता है। फिर कह रहा है मानहानि। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मानहानि पर। फिर कह रहा है अपराध के लिए उकसाना। अपराध के लिए उकसाना से मतलब है जैसे किसी व्यक्ति को, कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है बड़ा है, ठीक है, तो आप उससे कोई अपराध नहीं करवा सकते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति को बोल दिए कि जाओ 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 इसको मार दो, गोली मार दो, चाकू मार दो, बम फोड़ दो, ये सब क्या है, अपराध के लिए उकसाना। तो वो तो जैबे करेगा, साथ में आप भी जाइएगा, मतलब ये भी यहाँ पे आपको फिर मनाही है, ठीक है। तो ये हो गए 8 प्रकार की इस पे सीमाएं हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है। आगे देखते हैं। एक एक करके हम सभी की सीमाएं देखेंगे, ठीक है। फिर है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इस पे 2 प्रकार की सीमाएं हैं, ठीक है। इस पे 2 प्रकार की सीमाएं हैं मूलतः, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, ठीक है, और दूसरा है लोक व्यवस्था। पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है आर्टिकल 19
क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ठीक है, इस पे 3 प्रकार की सीमाएं हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं इस पे 3 प्रकार की? भारत की संप्रभुता, एवं अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार या नैतिकता। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड ई, ये जो है कॉमन है तो इसको ले लेंगे। इसमें 2 प्रकार की है, सार्वजनिक हित, ठीक है, सार्वजनिक हित पे है। ठीक है, या जनहित। ठीक है, फिर कह रहा है 2 प्रकार के इसमें है, सार्वजनिक हित या जनहित। फिर कह रहा है अनुसूचित जनजाति का हित, अनुसूचित जनजाति का हित। ठीक है, फिर है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। इसमें कह रहा है कि किसी पेशे के लिए सरकार तकनीकी अर्हता, ठीक है, तकनीकी अर्हता लगा सकती है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि राज्य के पक्ष में किसी पेशे का किसी पेशे का विशेषाधिकार का सृजन किया जा सकता है। राज्य के पक्ष में किसी पेशे में विशेषाधिकार का सृजन, ठीक है, विशेषाधिकार का सृजन किया जा सकता है। अब समझ लेते हैं क्या है। इस पे 2 प्रकार की सीमाएं हैं, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता और लोक व्यवस्था। अभी आप लोगों को बताए थे ना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या है। ठीक है, मतलब क्रांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो उसमें है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता और लोक व्यवस्था पर आप लोग इस पे 2 प्रकार की सीमाएं लगाई गई है। ठीक है, फिर कह रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता। मतलब अभी आप लोगों को 8 प्रकार की सीमाएं फर्स्ट में बताए हैं, तो वही है, इसमें 3 प्रकार की इसमें सीमाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड सब क्लॉज ई है सार्वजनिक हित या जनहित। फिर कह रहा है अनुसूचित जनजाति का हित। अगर अनुसूचित सार्वजनिक हित के बारे में या जनहित के बारे में कोई बात चल रही है तो उस पे ये स्वतंत्रताएं रद्द हो जाएंगी, नहीं लागू होगा। ठीक है, क्योंकि इनके हित को बचाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता और कहीं भी बसने और निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें इसको सार्वजनिक हित और जनहित रखा गया है ध्यान में। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का हित, ये हित ध्यान में रखा गया है, इनके हितों का बाधित ना हो। ठीक है, इनके अधिकारों का हनन ना हो। फिर कह रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ये कह रहा है किसी पेशे के लिए सरकार तकनीकी रूप से अर्हताएं लगा सकती है। अर्हता का मतलब होता है बाधा,
बाधा लगाना तकनीकी रूप से, मतलब उस पर कुछ उसका अवरोध लगा सकती है, उस पर कुछ टैक्स ज़्यादा कर देना, ठीक है, तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। फिर कह रहा है कि राज्य के पक्ष में किसी पेशे में विशेषाधिकार प्रदान किया, विशेषाधिकार का सृजन किया जा सकता है। जैसे जैसे राज्य के पक्ष में, जैसे अपने देश के पक्ष में किसी भी कंपनी को सरकार चाहे तो उसको विशेषाधिकार दे सकती है, सरकारी कंपनी राज्य के पक्ष में हो, ठीक है, तो उसको विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे इस पे केस देखेंगे एक कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता आता है या नहीं। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वही देख रहे हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1985, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता में देखेंगे। कह रहा है 1985 में एक केस हुआ, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, न्यूज़पेपर केस, न्यूज़ पेपर केस 1985, ठीक है, 1985 में एक केस हुआ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस। इसमें कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है, ठीक है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। उसमें कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रताओं को लगभग 3 रूप से देखा जा सकता है, मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 3 रूपों में देखा जा सकता है, जैसे लिखित और जैसे लिखित, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और हाव भाव के अभिव्यक्ति के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को देखा जा सकता है, ठीक है। उसमें कहा गया कि प्रेस का होना इसलिए ज़रूरी है कि वो सभी चीज़ों के बारे में खुलकर बता सके। अभिव्यक्ति वो जिसके पास, जिसको जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, उसके पास उसको पहुंचाया जा सके, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया। अब जैसे कहा गया कि लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है, साथ साथ लिखते चलिएगा। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, ठीक है। अब लिखित अभिव्यक्ति क्या है? लिखित अभिव्यक्ति में आ जाता है न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, बुक्स, लेटर, ठीक है, आर्टिकल, ये क्या हो गया? लिखित अभिव्यक्ति। मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा अपने विचारों को रखना, किसी किताब के द्वारा अपने विचारों को रखना, लेटर लिख करके अपने विचारों को प्रदर्शित करना, आर्टिकल के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाना या अपने विचारों को रखना, ये हो गया लिखित अभिव्यक्ति। फिर कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति में हो जाता है टेलीविज़न और रेडियो, टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा, ये हो गया मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। फिर कह रहा है हाव भाव द्वारा अभिव्यक्ति किसको कहते हैं? अब हाव भाव के द्वारा जैसे नाटक, ड्रामा, ठीक है, और फिल्में, फिल्मों के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा जैसे हम कोई भी फिल्म करके लोगों को ये संदेश दे सकते हैं या अपने विचारों को रख सकते हैं, ठीक है। तो नाटक के द्वारा, फिल्म या कहीं कहीं जा कर के नाटकें करके
उनको समझाया जा सकता है, लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो ये सब अपने विचारों को प्रदर्शित करने और रखने और किसी को समझाने की हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हो गए। तो उस समय 1985 में कहा गया कि जो क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है एक फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेस का महत्व क्या है। प्रेस का महत्व आप लोग लिखते चलिएगा, हम बोल रहे हैं लिखते चलिएगा। प्रेस का महत्व क्या है? प्रेस को जो है कि भारत के चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में प्रेस को जाना जाता है। ठीक है, प्रेस जो है सरकार को उत्तरदायी बनाती है। क्या करती है? सरकार को उत्तरदायी बनाती है और वो हमारे लोकतंत्र को तानाशाही से सुरक्षित रखती है। ठीक है, मीडिया जो है, प्रेस जो है, वो सरकार को उत्तरदायी बनाती है, यानी जवाबदेही बनाती है। ठीक है, प्रेस जो है एक राजनीतिक शिक्षा का भी माध्यम है। अब राजनीति शिक्षा क्या है? राजनीति शिक्षा का भी माध्यम है। अब राजनीति शिक्षा से मतलब है कि सरकार के नीतियों के बारे में जानना, सरकार के नीतियों के बारे में जानना। ठीक है, सरकार के नीतियों के बारे में जानना, सरकार की सफलता के बारे में जानना, सरकार ने कौन कौन से अच्छे काम किए, सरकार की विफलता के बारे में जानना, सरकार की विफलता। ठीक है, सरकार की विफलता, सरकार ने कौन कौन से काम नहीं किए। ठीक है, उसके बाद सरकार की विफलता हो गया। उसके बाद देखेंगे कि हमारा अधिकार क्या क्या है। ठीक है, कार्य क्षेत्र, सरकार का कार्य क्षेत्र क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्य क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो ये हो गया राजनीतिक शिक्षा। ठीक है, इनको बोलते हैं राजनीतिक शिक्षा के बारे में। सरकार की सफलता क्या है, मतलब सरकार ने कौन कौन से काम किए, अच्छे से किए। सरकार की नीतियों के बारे में जानना, सरकार की कौन कौन सी नीतियां बनाई जा रही हैं जो ग्रामीण स्तर के हैं और कौन से ऊपरी स्तर के हैं। ठीक है, कौन से ग्रामीण स्तर तक जाने के योग्य है, बहुत सारे लोगों को नीतियों के बारे में नहीं मालूम है। फिर सरकार की सफलता, सरकार ने कौन कौन से अच्छे काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से काम किए, ज़मीनी स्तर के लिए कौन से काम किए। ठीक है, तो उसके बारे में जानना। सरकार की विफलता, सरकार ने कौन कौन से बुरे काम किए हैं, वो सरकार के द्वारा उठाए गए कौन कौन से गलत कदम है, कौन से गलत निर्णय है, वो विफलता सरकार ने किस क्षेत्र में विफल रही है उसको देखना। हमारा अधिकार क्या है उसके बारे में देखना, कार्य क्षेत्र के बारे में देखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे हम लोग अपना फंडामेंटल राइट्स का आज लेक्चर फंडामेंटल राइट्स का आज हमने आर्टिकल 19 पूरा कवर किया और उसमें 1985 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस देखा कि उसमें क्या है कि विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी में हमारा प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है या नहीं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।